नमस्ते एवरीवन। मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी। आयुर्वेद में कोविड-19 का वर्णन किस रूप में व कहाँ किया गया, इस वीडियो के जरिए प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, यह एक परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट की पिक है जो आपको राइट साइड में दिख रही है, जिसमें एक बॉर्डर से एक सिपाही कह रहा है, और जनाब क्या चल रहा है? तो दूसरे बॉर्डर से दूसरा सिपाही कहता है, जनाब इस समय तो सभी जगह कोरोना चल रहा है। और ये सही है, जहाँ देखो वहाँ कोरोना, जहाँ सुनो वहाँ कोरोना, और जहाँ पढ़ो वहाँ कोरोना। लेकिन कितना सच कितना झूठ, यही जानने के लिए हम थोड़ा आगे की कुछ स्लाइड्स में कोविड-19 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन के बीच में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब प्रेजेंटेशन में रहेगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए व कमेंट करके जवाब दें। सबसे पहले क्या है ये वायरस, इस पर थोड़ा बतिया लेते हैं। यह एक जेनेटिक मटेरियल है जिसकी खोज डी इवानोवस्की ने की है। यह लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि असेलुलर है। वायरस न तो लिविंग में गिना जाता है और न ही नॉन लिविंग में। क्यों? क्योंकि लिविंग मानने के लिए इसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जो कि वायरस में नहीं पाया जाता है। और इसमें डीएनए या आरएनए, जैसा कि कोविड-19 में आरएनए होता है, इसलिए इसे नॉन लिविंग भी नहीं कहा जाएगा। तो क्या असल में जब तक ये किसी सेल स्ट्रक्चर में नहीं एंट्री करता तब तक इनएक्टिव रहता है, और जैसे ही किसी होस्ट सेल में गया तो ये रैपिडली रेप्लिकेट, मतलब इसका में वृद्धि हो जाती है। वायरस किसी भी स्वस्थ व्यक्ति या प्राणियों में उनके इम्यून सिस्टम की मजबूती की वजह से टिक नहीं पाता, या कहीं उस व्यक्ति या प्राणी को बीमार नहीं कर पाता। इसका रेफरेंस भी हमारे आयुर्वेद में दिया गया है, जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए कोविड-19 पर बतियाते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो फैलती है। Caused due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS COVID-19 2। ये वही पुराना सार्स का नया वर्जन मान सकते हैं। इसका पहला केस चाइना के वुहान सिटी से सामने आया, जिसे WHO ने 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया। इंडिया में इसका केस फर्स्ट टाइम 30 जनवरी 2020 को मिला, जो कि कुछ स्टूडेंट्स में मिला जो वुहान से आए थे। इसकी जानकारी आपको होंगी ही कि कोरोना के पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखेंगे। शुरुआत में सूखी खांसी, गले में खराश, फीवर आना, ऐसे लक्षण दिखेंगे जो कुछ दिनों बाद बढ़ जाते हैं और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। घबराहट, मेंटल कन्फ्यूजन, सिर दर्द बढ़ जाता है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है वैसे वैसे लक्षण बढ़ने लगते हैं। कुछ पेशेंट में साइनोसिस, वोमिटिंग जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब बात यह आती है कि यह फैलता कैसे है। यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रस्त है, ऐसे रोगी की किसी भी तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कोई कोरोना का रुग्ण छींकता है या खांसता है और उस दौरान उसने प्रोटेक्शन न लिया हो, यानी कि मास्क या हाथ रख के या टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ नहीं किया है, उस दौरान उसके सामने जो भी व्यक्ति आया उसे कोरोना डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। चलो, यह तो हुआ कि रोगी के सीधे कांटेक्ट में आने की वजह से, लेकिन अगर रुग्ण छींकता है तो उसके छींक से वायरस किसी वस्तु पर बैठ जाते हैं और उस वस्तु के कांटेक्ट में आने पर भी किसी को यह बीमारी हो सकती है। इसे ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। यह वायरस आपके शरीर में कैसे जाता है और क्या करता है? जैसे ही हम वायरस के संपर्क में आते हैं, यह वायरस हमारे नाक से, हमारे मुंह से, हमारे शरीर में तुरंत प्रवेश करता है। हमारे पेट में एसिड सिक्रीशन की वजह से यह वहाँ टिक नहीं पाता, लेकिन नाक के जरिए हमारे लंग्स में जाकर वहाँ मौजूद एपिथेलियल सेल्स, जो कि लंग्स का प्रोटेक्शन है, उसमें मौजूद ACE2 नाम के रिसेप्टर से सेल्स में प्रवेश करता है और वहाँ जाकर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। कुछ दिन में वह सेल्स भर जाता है और फूट जाता है। अब वहाँ यहाँ रोल आता है हमारे इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स का। एक्चुअली वायरस से ज़्यादा डैमेज हमारे अपने इम्यून सेल्स करते हैं।
इम्यून सेल्स का काम होता है बस मारो मारो मारो, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, बस मारो। वायरस के रिस्पॉन्स में इतने सारे इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं कि वायरस को तो नष्ट कर देते हैं, वायरस खत्म हो जाता है वहीं, उसके बाद हमारे अच्छे सेल्स को भी नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इस समय यदि इम्यून सेल्स को, जो कि हमारे टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो और आगे डैमेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आतंकवादियों को मारने के लिए पुलिस या फोर्स ने कर्फ्यू लगाया। अब आतंकवादी तो मर गए, लेकिन पुलिस या फोर्स के कर्फ्यू की वजह लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। यदि यहाँ पुलिस या फोर्स को नहीं रोका गया तो अपने ही अच्छे लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, अपने ही नागरिक मुश्किल में पड़ सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में यह इम्यून सेल्स कंट्रोल हो जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें रोगी का शरीर इन इम्यून सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और लंग्स में एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स डैमेज होने की वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगता है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट होकर निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यह कोरोना वायरस हमारे सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा जैसा ही है, लेकिन यह इन सभी से बहुत तेज है, इसीलिए बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 का और वायरस का लाइफ स्पेन क्या होता है, तो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 का 5 से 14 दिन हो सकता है। आपको 5 से 14 दिन में धीरे धीरे लक्षण आते हैं। कई पेशेंट में लक्षण नहीं मिलते, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से। और जो वायरस का लाइफ स्पेन है, एक वायरस कब तक जिंदा रह सकता है, तो वह वहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कोविड-19 टेस्टिंग। कोविड-19 डिजीज डायग्नोस करने के लिए किन किन टेस्ट की जरूरत होती है, देखते हैं। पहला है RT-PCR, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें पेशेंट या जिस व्यक्ति के इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की हिस्ट्री होती है उसका नेसोफेरेंजियल स्वैब या स्पूटम का सैंपल लेते हैं। जांच करने के लिए इसका रिजल्ट कुछ घंटों से 2 दिन लग जाते हैं आने में। ये रियल टाइम का मतलब क्या? रियल टाइम इसीलिए कि थ्रोट का स्वैब है, बस फर्स्ट वीक ऑफ डिजीज़ का ही रिलायबल होता है। जो थ्रोट का हम स्वैब लेते हैं वो पहले हफ्ते में ही मौजूद होता है, इसके बाद एक हफ्ते के बाद वो थ्रोट से डिसअपियर होकर लंग्स में मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। फिर डिजीज़ के सेकेंड वीक में सैंपल कैसे लेते होंगे, तो सेकेंड वीक में सैंपल डीप एयरवेज में लेने के लिए सक्शन कैथेटर या कप अप मटेरियल का यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा एक है आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन एसेज, जिसमें आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्टिंग, ऐसे कुछ टेस्ट है जिस पर अभी भी काम शुरू है। फोर्थ मेडिकल इमेजिंग, चेस्ट सीटी स्कैन, बट यह जो रूटीन स्क्रीनिंग नहीं है, बाद में यूज़ किया जाता है। कोविड-19 के हाई रिस्क ग्रुप, मतलब ऐसी पॉपुलेशन या ग्रुप जिन्हें कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा है, उनमें आते हैं जिन्होंने इन्फेक्टेड पेशेंट की बॉडी फ्लूइड जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रीशन, ब्लड, वोमिट, यूरिन आदि के कांटेक्ट में आए हो या टच किया हो। इनमें ज़्यादातर मेडिकल पर्सन होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब गले मिलना, हाथ मिलना, साथ में रहना, ऐसे लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। जिन्होंने पेशेंट की चीज़ों के कांटेक्ट में आए हो, पेशेंट के पास बिना कोई प्रिकॉशन लिए 1 मीटर से कम डिस्टेंस में आए हैं, ऐसी यात्रा में सफ़र किए हैं जिसमें यात्री कोविड-19 पॉजिटिव मिले हो, घर के बुजुर्ग, 60 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर, कमज़ोर व्यक्ति, लंबी बीमारी से ग्रस्त, ऐसे लोग कोविड-19 का खतरा बढ़ जाता है। असल में कोविड-19 से ग्रस्त 85 to 90%, 85 से 90% लोग उनकी इम्यूनिटी पावर से खुद ही ठीक हो जाते हैं। कोविड-19 की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इसमें प्रिवेंशन ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रिवेंशन के लिए अभी टीवी में या कहीं भी एडवर्टाइज या हर जगह आप देख ही रहे होंगे, जिसमें हाथ वॉश करना, हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोएं ऐसे सैनिटाइज़र से जिसमें 70% अल्कोहल की मात्रा हो। अपने हाथों से अपने आँख, नाक, मुंह को
छुएं ना या हाथ धोकर छुएं। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर जो यूज़ कर रहे हैं उसे फेंकें या रुमाल जो भी यूज़ कर रहे हैं उसे हर दिन धोएं। हाथ जब रखते हैं तो उसके बाद छींकने के बाद हाथ को धोएं। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक, जो बीमार हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से बचें। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली टच्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसेस। स्टे होम व्हेन यू आर सिक। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो इस दौरान काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं। पहला है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तब कहेंगे जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया हो लेकिन वह बीमारी से ग्रस्त नहीं हुआ हो और शक के तौर पर उसे समाज से अलग रखते हैं, तब उसे क्वारंटाइन कहते हैं। याद रखिए, शक के तौर पर उस बीमारी को उस व्यक्ति को बीमारी नहीं हुई है। आइसोलेट भी क्वारंटाइन जैसा ही है, लेकिन इसमें जिसे आइसोलेट करते हैं वह रोग से आक्रांत हो जाता है और वह रोग किसी और को न हो इसके लिए उसे सबसे दूर रखा जाता है। क्वारंटाइन में जो व्यक्ति को क्वारंटाइन रखते हैं उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है और आइसोलेशन में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वो बाकी को न फैलाए इसलिए उसे अलग रखा जाता है। सोशल डिस्टेंस मतलब खुद के और लोगों के बीच 6 फीट या 2 मीटर तक की स्पेस मेंटेन रखना। भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर रहना। अभी अभी पिछले एक हफ्ते से मोदी जी ने कहा है हॉटस्पॉट एरिया। तो ये हॉटस्पॉट एरिया वो एरिया है जहाँ कोविड-19 के पेशेंट बहुत सारे हो गए हैं। ऐसे एरिया को सील करना ज़रूरी होता है। तो यह था कोविड-19 के बारे में जानकारी। अब बारी आती है प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टेस्टिंग कोविड-19? कोविड-19 को जांचने के लिए कौन सी मेथड्स है, इन्वेस्टिगेशंस है? आप अपना जवाब कमेंट्स में करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने शाश्वत आयुर्वेद की ओर। दर्शकों, देखा जाए तो आयुर्वेद की उत्पत्ति ही इन्फेक्शियस डिजीज के लिए बनी है। चरक चिकित्सा अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा अध्याय में एक कथा है जिसमें भगवान शिव के रौद्र रूप से क्रोध की उत्पत्ति हुई, जिसमें सभी देवतागण तथा अन्य सभी प्राणी दाह और पीड़ा से व्यथित, व्याकुल और विक्षिप्त होकर इधर उधर दिशाओं में भागने लगे। सप्तऋषियों व देवगण ने इस व्यापक रौद्र रूप की स्तुति की और भगवान रुद्र से शिव अवतार में आ गए। शिव मतलब शीत, क्रोध से शिव अर्थात शीत हो गए। तब शिव जी ने क्रोध से कहा, इस संसार में प्राणियों के जन्म काल एवं मृत्यु काल एवं जब वे विधि विरुद्ध आचरण करेंगे तब उनकी देह में तुम ज्वर बनकर अवतरित होंगे। इस क्रोध के रूप का भी वर्णन यहाँ किया गया है। 3 शीर 9 नेत्र वाला आदि। कई विद्वान वैद्य कहते हैं कि यही आजकल वायरस या बैक्टीरिया के रूप में उपस्थित है। जब भी व्यक्ति यह विश्व विधि विरुद्ध प्रकृति के नियम तोड़ता है तो यह ज्वर रूप में उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि इस समय कोविड-19 के रूप में हो चुका है। चरक चिकित्सा 3 ज्वर चिकित्सा अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना दोष प्रकोपित हुए शरीरधारियों को ज्वर नहीं हो सकता। अर्थात कोरोना यदि स्वस्थ मनुष्य में प्रवेश करता भी है तो स्वस्थ व्यक्ति में ज्वर या कोई विकार नहीं होंगे और यदि होते भी हैं तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, कोरोना से डरो ना। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो आप कोरोना के खतरे से बाहर हैं। लेकिन आप प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं या जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो इससे उसके ओज की कमी होती है, वह कोरोना के संपर्क में आने से व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसे ज्वर होता है। यह ज्वर आगंतुज होता है जो बाद में निज ज्वर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सभी आहार विहार जो व्यक्ति के शारीरिक मानसिक बल का ह्रास करें, जैसे कि विषम आसन, दिनचर्या का पालन न करना, ऋतु अनुसार नियमों का पालन न करना, आहार विधि विशेषायतन का पालन न करना, इन सब कारणों से अग्निमांद, आम उत्पत्ति और तत्जनित स्त्रोतरोध उत्पन्न होता है। व्यक्ति दुर्बल सत्वहीन होने लगता है और ज्वर से आक्रांत हो जाता है। अन्य सहायक निदान जो इन सब चीज को सहायक करते हैं कि प्रतिशय रोगी शीत स्थान में, शीत वायु, शीत पदार्थ के संपर्क में, श्वास रोगी, अनियमित दिनचर्या आदि, यह सब उसे
उसके इन्फेक्शन को बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 यह एक औपचारिक व्याधि है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी तेजी से फैलती है। सुश्रुत निदान 6 में एक श्लोक आया है जिसमें औपचारिक व्याधि किस किस तरह से फैलती है उसका वर्णन आया है। रोगग्रस्त व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध, शारीरिक स्पर्श, श्वास में श्वास मिलाने जैसी ऐसी गतिविधियां हो, साथ में भोजन करने से, साथ में सोने से या रोगी के स्पर्श की भी वस्तुओं के सेवन या कांटेक्ट में आने से औपसर्गिक व्याधि फैलती है, अतः इन सब से बचें। कोविड-19 रोगियों के डाटा से पता चलता है कि उसमें जो पूर्व रूप होते हैं, मतलब उन्हें इन्फेक्शन होने से पहले या उनके इन्फेक्शन होने के बाद जब कोरोना में प्रवेश कर जाए तो पहले पहले जो लक्षण होते हैं शुरुआती, उनमें हल्का सा ज्वर होता है, शुष्क कास, नासा स्राव, अंगमर्द और कंठशुक, जो बाद में जाकर रूप लक्षण होते हैं ज्वर, तंद्रा, कास, अरुचि, अंगमर्द, श्वास, मुंह, संज्ञानाश, अतिसार, सर्दी। इसके संप्राप्ति घटक कोविड-19 एक आगंतुक विकार है जो कि जनपदोध्वंस में बदल गया है। जनपदोध्वंस का अर्थ जनपद का उध्वंस। उस व्याधि में दुष्ट देश होने से यह जनपदोध्वंस बन चुका है। यहाँ काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि वायु दुष्ट जन्य है, लेकिन अगर यह वायु से फैलता होता तो लॉकडाउन का असर दिखा न होता। अब तक आधी दुनिया इसके चपेट में आ चुकी होती। दोष देखा जाए तो शारंगधर के अनुसार प्राणवायु का मुख्य स्तंभ हृदय है एवं ओज का ह्रास होने से प्राणवायु विकृत होता है। उदान वायु का संचरण नासा, नाभि, गला से बताया है, अतः इन स्थानों में विकृति आने की वजह से उदान वायु विकृत है। रुग्ण में अजीर्ण होने से आम के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसका कारण समान वायु का विकृत होना। व्यान वायु की विकृति से हृदय दौर्बल्य, ज्वर आदि लक्षण मिलते हैं। आम से उत्पन्न आमाशय में अवरोध की वजह से पाचक पित्त का उष्म गुण रसवह एवं स्वेदवह स्रोतोगामी होकर ज्वर की उत्पत्ति करता है। साधक पित्त की दृष्टि से मेंटल कंफ्यूजन जैसे लक्षण मिलते हैं। अवलंबक कफ का कार्य है लंग्स और हार्ट को न्यूट्रिशन देना, उनका अवलंबन करना, किंतु लंग्स में ख वैगुण्य होने की वजह से श्वासकर्कशता जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। दुष्य रस प्रधान रूप से दुष्ट होता है। उसके पश्चात जैसे जैसे कंडीशन बढ़ते जाती है, जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है, अन्य धातुएं भी उसमें अफेक्ट होती रहती है। स्रोतस प्राण वह, उदक वह, अन्न वह एवं रस व स्रोतो दुष्ट होते हैं। ख वैगुण्य प्राण व स्रोतस में ख वैगुण्य होता है। व्याधि निश्चय अगर करें तो वात कफ पित्तानुबंधी यह भूता अभिसंगज ज्वर है। भूताभिसंगत ज्वर मतलब सूक्ष्म जीवाणु का आक्रमण हमारे शरीर में होकर ज्वर उत्पत्ति होती है। इसकी उपद्रव कहें तो मोह, श्वासकृक्षता, संज्ञानाश, आश्चर्यावता, मृत्यु। बट यह कंडीशन काफ़ी कम पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट उपद्रव से पहले ठीक होते जा रहे हैं। दर्शकों, हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे रिवाज हैं जिसे दुनिया बेकार मानती थी, मिथ्या कहती थी, लेकिन इस समय दुनिया भी इसको अपनाने लगी है। जैसे बच्चे के जन्म के बाद सूतक की स्थिति, शव वाले घर या श्मशान घाट या अस्पताल से आने के बाद नहाना, त्योहारों में हवन, होली का दहन, पोला, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। आरती करते समय कर्पूर को प्रमिग्ध माना गया है। पूजा में शंखनाद या घंटियां बजाना, बिना पैर धोए घर में न आने देना, सुबह सुबह उठने के बाद जल्दी नहाना, भोजन करने से पहले थाली के ऊपर जल से जो आचमन देते हैं, ग्रहण में भोजन न बनाना व खाना जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण रहता है, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करना, जैसा कि अब नमस्ते का दौर शुरू हो चुका है। हमारे देश में खुशियों को पूजा, सुंदरकांड, शंख, घंटी बजाकर मनाते हैं। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली में घर की सफाई होती है। वहीं बाहर के देशों में, अन्य देशों में मदिरा, शराब ये पीकर जश्न मनाया जाता है। गोबर से घर लीपा जाता है आज भी गांव में, जिससे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कीटाणु मर जाते हैं। इस समय इस देश में
कोविड-19 से बचने के जितने उपाय बताए जा रहे हैं सबका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। चरक विमान अध्याय 3 में एक श्लोक आया है जिसमें मोदी जी ने संदेश में जो बताया है, जनप्रदेश में जो बचने के उपाय बताए गए इस चैप्टर में, वो अभी काफ़ी जगह हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे देश में। जैसे मोदी जी ने संदेश में रसायन के रूप में च्यवनप्राश खाने के लिए कहा है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है। दान के रूप में सभी देशवासी पीएम केयर फंड में दान दे रहे हैं। दया, मोदी जी ने गरीब परिवार की मदद कर दया करने के लिए कहा है। वृद्ध व्यक्तियों का साथ एवं उनकी देखभाल करने के लिए कहा गया है। धार्मिक शास्त्र एवं कथाएं सुनने के लिए कहा गया है, जिसके लिए दूरदर्शन पर रामायण महाभारत जैसी कथाओं का प्रसारण शुरू है। अपनी रक्षा करना एवं हितकर स्थान पर रहना मतलब अपने घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं जिसका पालन हमेशा ही करना जरूरी होता है। इसकी समझ विश्व को अभी मालूम हुई है। जैसे भोजन के पहले हाथ पैर धोना, दूसरों के उपयोग की वस्तुओं का उपयोग न करना, बिना धुले हुए वस्त्र धारण न करना। आयुर्वेद में महाभारत में 3 तरह के वस्त्र बताए गए थे। एक सोते समय अलग वस्त्र, पूजा या घर में रहने के लिए अलग वस्त्र और कार्यालय जाने के लिए अलग वस्त्रों का पालन करना। छींकते या खांसी के समय मुख ढाकें, जो अभी हम दुनिया हमें बता रही है। पाद प्रक्षालन, पैरों को धोने से थकान मिट जाती है, आँखों की रोशनी अच्छी होती है, आँखों की रक्षा होती है। ये सब सुश्रुत संहिता चिकित्सासन 24 में हमें देखने को मिलती है, जो अभी लोग या दुनिया हमें सिखा रही है, बल्कि हमारे आयुर्वेद में यह पहले ही कहा जा चुका है। आयुष मिनिस्ट्री ने हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, उसे देखते हैं। चलिए, सामान्य निर्देश जो दिए हैं, दिन भर पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। यह कफ प्रधान व्याधि है, इसलिए कफ नाशक सभी इसमें दिनचर्या में अपनानी है। दिन भर पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। रोज योगासनों, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे हमारी शक्ति, हमारा ओज बढ़े। भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश 10 ग्राम सुबह लेने के लिए कहा गया है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, मुनक्का का काढ़ा या चाय बनाकर पिएं। दूध में हल्दी डालकर पिएं। जो आयुर्वेदिक कुछ कर्म बताए गए हैं, जैसे कि नस्य मतलब नाक में तिल तेल या नारियल तेल या घृत को पिघलाकर सुबह शाम नाक में दोनों नासारंध्र में डालना है। कवल अर्थात मुख में कुछ द्रव पदार्थ जैसे कि तिल तेल, नारियल तेल को मुख में भरकर 2 से 3 मिनट कुल्ला करें, हिलाएं। उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करें। गले में अगर खराश या खांसी आती है तो वाष्प स्वेदन या बफारा जिसे लेना कहते हैं, पुदीने की पत्ती या अजवाइन को पानी में डालकर उसका बफारा लें। लवंग चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार चाटें। तो यह था कोविड-19 पर आयुर्वेद नज़र। प्रेजेंटेशन सुनने के लिए शुक्रिया और कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दें। समझदार नागरिक बने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।